हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। साइकोलॉजी की क्लास है आपकी। तो ओके, यहाँ पे एमसीक्यूज निकल गए हैं, पर आज का टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, रिवाइज भी आपने कर लिया होगा। क्या क्या टॉपिक पढ़े थे हमने कल हमने मेनली ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और डेवलपमेंट के टाइप्स हमने पढ़े थे। मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। आफ्टर दैट हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी, जिसमें मेनली हमने कौन कौन सी स्टेजेस की थी? इन्फेंसी, नंबर 2 हमने इन्फेंसी के बाद आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड। इनके कैरेक्टर जरूर याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। नंबर 3 लेट चाइल्डहुड, एंड नंबर 4 एडोलेसेंस। चलो जल्दी से मुझे बताते चलो एज क्या है इनकी। सबसे पहले इन्फेंसी की एज बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग परवीन, एज बता दीजिए, इन्फेंसी की एज बता दो। 0 to 2 ईयर, सभी आंसर करेंगे भाई। 0 to 2 ईयर, यस। परवीन, नीना, अपर्णा, शबनम, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड की एज, यस, 3 से 6 साल है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखो एग्जाम में आपको लग रहा होगा कि इतना इजी है, पर इजी क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी। लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो ये आपका 7 से 12 साल का बच्चा। एडोलेसेंस की बात करें, हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं आपके। 11 कह लो, 12 कह लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत एज आगे पीछे कर देते हैं एक आधी साल ये। एडोलेसेंस की बात करें तो 13 से 18 या 19 साल। 12 से 18 कर लो, 13 से 18, 13 से 19 कर लो, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। और WHO ने क्या एज बताई थी भाई, ये भी याद रखना। एडोलेसेंस की एज कितनी बताई है WHO ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 10 से 19। एक बार आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टेजेस किसकी? डेवलपमेंट की। इन्हीं स्टेजेस को हम हर टाइप ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे आगे चल के। ये स्टेजेस रिपीट होनी है हर चैप्टर में, तो इनकी एज और इनका नाम याद रखना। जो हम थ्योरीज भी करेंगे ना आगे, जैसे सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है आपकी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, पियाजे की थ्योरी है, कोलबर्ग वगैरह, जितने भी हम वाइगॉट्स्की पढ़ेंगे, देखो उनमें एजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये स्टेजेस जो हैं ये सारी वहाँ डिस्कस होती हैं, तो अगर यहाँ अच्छे से पढ़ ली होंगी तो वहाँ भी काम ही आएंगी आपकी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहले तो 7-8 प्रिंसिपल है ये, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ। तो ये 7-8 प्रिंसिपल है, इनके नाम एज इट इज याद कर लेने हैं आपने। ठीक है, इनके नाम सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फॉलोइंग में से बताओ कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो करेंगे स्टार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। नाम से पता चल रहा है सभी को, कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। बर्थ टू डेथ चलती है, क्या मैं सही कह रही हूँ? बर्थ टू डेथ बताओ मुझे। वूम टू टॉम चलती है, गर्भ से लेकर कब्र तक। परवीन का आंसर आ रहा है यस। गलत कह रही हूँ मैं भाई? यस क्यों कहा आपने? कल की क्लास ध्यान से नहीं सुनी मतलब, या भूल गए, या रिवाइज नहीं किया? कंसेप्शन टू डेथ चलती है डेवलपमेंट, कंसेप्शन टू डेथ। देखो बर्थ टू डेथ और कंसेप्शन टू डेथ ये दोनों बहुत अलग चीजें हो जाती हैं। कंसेप्शन होता है कि जब मदर ने बच्चे को कंसीव किया अपने मतलब अंदर, ठीक है, तो बर्थ तो तब हुआ जब वो दुनिया में आ गया। तो याद रखना है डेवलपमेंट हमेशा कंसेप्शन टू डेथ चलती है, वूम टू टूम चलती है। ठीक है, और यहीं पे की पॉइंट आपने याद रखना है। वैसे तो देखो इन जनरल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस कहा है। पता है कौन है आपको? डेवलपमेंट इज
डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ये किसने कहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ये कहा है, नहीं, वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है, ये कहा है प्याजे ने जीन प्याजे हैं जो, उन्होंने कहा है, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो हम डिटेल में, काफी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको, उन्होंने अपनी थ्योरी में स्टेजेस बनाई हैं, ठीक है, जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, उन स्टेजेस के बेसिस पे उन्होंने कहा है कि क्योंकि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है तो एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि लगातार चले, ये प्याजे का कहना है। और वाइगोत्स्की आपने आंसर किया, उन्होंने इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा है, बिल्कुल उल्टा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स रही हैं वाइगोत्स्की और प्याजे की, दोनों की ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है जबकि, ठीक है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं। बस आप ये याद रखो कि डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस किसने कहा है? जीन प्याजे ने कहा है, ठीक है। अब आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस भी बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। किस दिशा में आपकी डेवलपमेंट हो रही है वो हम देखेंगे। तो दो डायरेक्शंस रहती हैं मेनली, दिशा का सिद्धांत में दो डायरेक्शन रहेंगी, एक आपका सिफेलोकाउडल एंड सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकाउडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेल का मतलब ही क्या होता है? दिस वर्ड, इसका मतलब होता है हेड, याद रखना। फिर यहीं से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि काफी एस्पिरेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा हो जाता है उनसे, मतलब डेफिनेशन इनकी। तो आप अगर ये याद रखोगे कि सिफेल का मतलब ही क्या है, हेड है, तो यहीं से बात खत्म। सिफेलोकाउडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सिफेलोकाउडल यानी कि मस्तकाधोमुखी क्रम, हेड टू टो, हेड से लेकर टो की तरफ, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। मान लो ये एक बच्चा है अगर, इस तरीके से, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट होगी, हेड पहले डेवलप होगा, देन लोअर बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे, ऐसा कहा गया है सिफेलोकाउडल पैटर्न में, ठीक है, हेड टू टो डेवलपमेंट होगी, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। वहीं अगर प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें, समीप दूरस्थ क्रम, निकट से दूर, तो ये सेंट्रल टू पेरिफेरी चलता है, सेंट्रल टू पेरिफेरी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सेंट्रल टू पेरिफेरी चलता है ये। अंदर से बाहर की तरफ, जैसे ये अंदर हो गया, यहां से बाहर की तरफ, पहले बीच वाली ऑर्गन्स आपकी, बॉडी पार्ट्स आपके डेवलप होंगे, देन आपके आउटर एक्सट्रीमिटीज डेवलप होंगी, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सिफेलोकाउडल का मतलब है डायरेक्शन चलिए हेड टू टो, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत सिंपल सा कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, सेम एज के हो चाहे या डिफरेंट एज के, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग है अपने आप में, ठीक है, सिंपल सा प्रिंसिपल है, तो ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट का। फिर आता है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी, तो आपने याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ डेवलपमेंट होती है, मतलब पहले आपकी जनरल चीजें डेवलप होंगी, देन आपका स्पेसिफिक कोई पार्ट, बॉडी पार्ट डेवलप होगा बच्चे का। जैसे अगर इसमें मैं एग्जांपल लूं, बच्चा जो छोटा होता है, पैदा होता है, मान लो एट बर्थ या थोड़े से 2-3 मंथ का रख लो, तो सबसे पहले वो क्या करता है, पूरी बॉडी मूवमेंट होगी उसकी, पूरी बॉडी मूवमेंट होगी, मतलब बोलने का मतलब ये है, कुछ भी उसको करना होगा तो वो टांगे भी हिला रहा होगा, वो बाजू भी हिला रहा होगा, ठीक है। अगर उसको कोई चीज पकड़नी है, जैसे ऐसे लेटा होता है ना बच्चा, सीधा इमेजिन करो, तो वो अपनी टांगे भी हिला रहा है, वो अपनी बाजू भी हिला रहा है, चाहे उसको एक कोई चीज पकड़नी है, कोई खिलौना पकड़ना है, तो पूरी बॉडी हिल रही है उसकी, मतलब पूरी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, हाथ और बाजू कोई चीज यूज कर रहा है वो। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता चलेगा, अगर उसको कोई चीज पकड़नी है तो वो सिर्फ अपने हाथ का यूज करेगा, ठीक है, तो वहां से हमें पता क्या चलता है कि जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जो है डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल याद रखना आप, इससे हो जाता है क्लियर फिर, ठीक है।
देन नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट को बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बस इतना याद रखो। और ये साइन याद रखना, यहाँ पे प्लस नहीं आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है। प्रोडक्ट का मतलब तो आप सब जानते हैं ना, तो कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखना डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। और ये कहा किसने है ऐसा, हु सेड दिस कि डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? ये कहा है वुडवर्थ ने। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है आगे पढ़ाऊंगी मैं, एनवायरनमेंट को भी पढ़ाऊंगी। हेरिडिटी सिंपल सी अगर लैंग्वेज में कहें, जो भी कैरेक्टर आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, लगते हो ना आप अपने पेरेंट्स की तरह थोड़े बहुत, या अपने मदर की तरह, फादर की तरह, ग्रैंड पेरेंट्स की तरह भी आते हैं कई बार हमारे लुक्स, कोई फीचर हमारे उनसे मिलते हैं, दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी। हेरिडिटिकल फीचर होते हैं वो। एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग होती है, जो भी चीजें हमें दुनिया से मिली हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, एजुकेशन आपको स्कूल से मिली है, आपको जो रहन सहन आपका, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। हेरिडिटी हो गया सारे फीचर जो आपको पेरेंट्स से मिले हैं। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। अब जिसको कोई प्रिंसिपल समझ नहीं आ रहा होगा वो रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको दोबारा से समझना होगा तो आप बोल सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, एकीकरण का सिद्धांत, इसमें सिंपल है कि जैसे हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ये सारे इंटीग्रेट होके काम करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एग्जांपल ले लो, प्लस फिजिकल डेवलपमेंट ले लो साथ में, ये दोनों इंटीग्रेट होके काम कर रही हैं। कैसे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट इंटीग्रेट होके काम कर रही हैं। हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है साथ साथ, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये जितना भी मैंने लिखा, मेरा हाथ, एक तो मेरी हैंड और फिंगर्स वो यूज हो रहे हैं, साथ में मेरा ब्रेन भी तो यूज हो रहा है, तभी तो लिख पा रही हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, है ना, ब्रेन का तो इन्वॉल्वमेंट है ही। तो ब्रेन और हैंड दोनों कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है ये? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, दोनों ही बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें सिंपल कहा गया है, ये जो हमने पीछे वाला प्रिंसिपल पढ़ा और अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़े से कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है इंटीग्रेशन में कि एक या दो टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। और यहाँ पे इंटर रिलेशन में बोला गया है कि जैसे इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारे टाइप ऑफ डेवलपमेंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपके फिजिकल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगी, फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव को भी अफेक्ट कर सकती है, इमोशनल को भी, मॉरल को भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी, सोशल डेवलपमेंट को भी। इंटर रिलेशन का मतलब यही है कि एक दूसरे को अफेक्ट जरूर करेंगे, और किसी एक आधे डेवलपमेंट में, टाइप ऑफ डेवलपमेंट में अगर डिले हो गया तो वो दूसरे का भी, मतलब दूसरे डेवलपमेंट को भी डिले कर सकती है। या कोई एक अच्छी हो रही है बहुत ज्यादा, मान लो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, तो हो सकता है उसकी सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो। तो इंटर रिलेटेड होती है डेवलपमेंट के जितने भी टाइप्स हैं, ये कहना है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, ये मैंने कल भी बताया था कि प्रिडिक्टेबल होती है आपकी डेवलपमेंट। पूर्व अनुमान का सिद्धांत, नाम से भी पता चल रहा है कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है डेवलपमेंट को, हम पता लगा सकते हैं ड्यू टू, सबसे मेन रीजन है क्योंकि हमें स्टेजेस पता है डेवलपमेंट की। इन्फेंसी के बाद बच्चा कहाँ जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के फीचर क्या है पता है हमें, हम बता सकते हैं कि अच्छा आज बच्चा इन्फेंसी में है तो अगली साल मान लो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा तो कोई कुछ बिहेवियर इसके छूट जाएंगे, कुछ नए बिहेवियर ये पकड़ लेगा। कर सकते हैं ना हम प्रिडिक्ट ये सब चीजें। और हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि बच्चा क्या बन सकता है फ्यूचर में, वो एक्यूरेट नहीं होता है एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, या बच्चा साइंस में बहुत अच्छा होगा, या बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं थोड़े बहुत फीचर देख के, उसके कैरेक्टर देख के, कुछ उसके हरकतें देख के, मतलब एक टाइप से। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी यही कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है, नॉट 100% एक्यूरेटली, बट कुछ कुछ परसेंटेज में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड ऑर्डरली सीक्वेंस, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या कहता है? अब एक सीक्वेंस में होती है डेवलपमेंट, जो हमने स्टेजेस पढ़ी हैं कि पहले इन्फेंसी ही आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड ही आएगा, अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड ही आएगा, और उसके बाद एडोलेसेंस ही आएगा, उसके बाद अडल्टहुड आएगा, उसके बाद ओल्ड एज आएगी। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है तब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब में ये स्टेजेस आनी ही आनी है। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे में आ गई दूसरे में है ही नहीं स्टेजेस, नॉट पॉसिबल ना। इसीलिए यूनिफॉर्म पैटर्न, ऑर्डरली सीक्वेंस और यूनिवर्सल बोला गया है इसको। ठीक है, ये वाला भी पूछा जा सकता है पॉइंट, यूनिवर्सल होती है डेवलपमेंट या नहीं? यूनिवर्सल होती है। फिर आता है हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, वर्तुलाकार बनाम रेखीय विकास का सिद्धांत। अब देखो, डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती है, बिल्कुल सीधी और एक ही स्पीड में नहीं चलती है। ठीक है, डेवलपमेंट चलती है स्पाइरल, इस तरीके से। ये वाली स्पाइरली डेवलपमेंट होती है। मतलब क्या हुआ अब इसका? ऐसा नहीं होगा कि डेवलपमेंट एक ही स्पीड से चली है, कभी स्लो कभी फास्ट हो सकती है, कभी स्लो कभी फास्ट हो सकती है डेवलपमेंट। दैट्स वाई स्पाइरल बोला गया है। एक स्टेज में बच्चा यहाँ से उसकी डेवलपमेंट अगर शुरू हो रही है, तो यहाँ देखो ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ फास्ट हो रही है डेवलपमेंट, फिर वो रेस्टिंग फेज में आ गया, नीचे की तरफ स्लो भी हो रही है और रेस्टिंग फेज में आ गया, फिर से वो डेवलपमेंट स्पीड पकड़ेगी उसकी, फिर से रेस्ट करेगा, फिर से स्पीड पकड़ेगा, फिर से रेस्ट करेगा। बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो इन्फेंसी का, कल ही पढ़ा है हमने इन्फेंसी का एक कैरेक्टर, फास्टेस्ट मोटर डेवलपमेंट, पढ़ा है कल, है याद? बताओ, कल पढ़ा था ना हमने इन्फेंसी के कैरेक्टर्स में कि फास्टेस्ट मोटर डेवलपमेंट होती है इन्फेंट्स में। आपने खुद भी देखा होगा अपने सराउंडिंग में, छोटे बच्चों को देखोगे, अभी मतलब 2-3 महीने का बच्चा तो थोड़ा कम एक्टिव होता है, उसके बाद बच्चा एकदम से चलना सीख लेता है, दौड़ना सीख लेता है, विद इन 2 इयर्स बहुत जल्दी मोटर डेवलपमेंट, उसके बॉडी पार्ट्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। उसके बाद एकदम से स्लो हो जाती है, उसके बाद थोड़ी स्लो हो जाती है उनकी स्पीड ग्रोथ की। और अगर आप देखोगे लेटर चाइल्डहुड का जो बच्चा है, जो 7 से 12 साल का बच्चा है, उसमें मोटर डेवलपमेंट और भी स्लो हो जाती है, एकदम से नहीं बढ़ता है वहां पे बच्चा। किया है नोटिस ऐसा? तो क्योंकि कभी डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, कभी रेस्ट कर रही है, कभी फिर से फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी रेस्ट कर रही है, तो स्पाइरल होती है डेवलपमेंट। ठीक है, ये थे 10 प्रिंसिपल। सभी को क्लियर हैं? बताइए, सबको क्लियर हो गए प्रिंसिपल्स? क्वेश्चन आता है यहाँ से, पहला काम तो ये कर लेना, इनको नाम सारे याद कर लो, एक बार फिर से देख लो। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सिफेलोकाउडल प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न, ये आपके डायरेक्शन ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यूनिफॉर्म पैटर्न, स्पाइरल एंड लीनियर, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सारे प्रिंसिपल जो हमने अभी पढ़े वही है। सबसे पहला देखो, निरंतरता का, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वूम टू टोम चलती है। सिफेलोकाउडल क्या कहता है? हेड टू टो ग्रोथ पैटर्न। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है? सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज या पेरिफेरी भी कह सकते हो आप इसकी जगह, ग्रोथ पैटर्न। इंडिविजुअल डिफरेंस, यूनिक रेट ऑफ ग्रोथ फॉर ईच चाइल्ड। अच्छा हाँ, इसमें ये भी होता है कि स्टेजेस तो चलो सेम ही है, लेकिन हो सकता है ग्रोथ उस हिसाब से ना हो, आगे पीछे हो सकती है, स्लो हो सकती है किसी बच्चे की ग्रोथ, किसी बच्चे की ग्रोथ किसी की फास्ट हो सकती है, किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, किसी की नहीं बढ़ती है जल्दी। ठीक है, तो यही है इंडिविजुअल डिफरेंस। जनरल टू स्पेसिफिक क्या कहता है? ग्रॉस मूवमेंट बिफोर फाइन स्किल, पहले आपकी ग्रॉस मूवमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। पहले बच्चा हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर उसकी फिंगर्स जो ग्रिप करना होता है, वो फिंगर वगैरह का मतलब डेवलपमेंट होता है बाद में।
हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरमेंट, प्रोडक्ट है डेवलपमेंट इनका, प्रोडक्ट ऑफ जीन्स एंड सराउंडिंग। स्पाइरल डेवलपमेंट, वर्तुलाकार विकास क्या कहता है, बैक एंड फोर्थ कंसोलिडेशन, नॉट लीनियर। वही स्पाइरल मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट होगी, ना कि लीनियर होती है। तो ये हैं आपके सारे प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सबसे पहले अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, हेरिडिटी की अगर मैं बात करूं, जितने भी कैरेक्टर हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, दैट आर कॉल्ड एज हेरिडिटिकल कैरेक्टर एंड दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन लिख लो, ऑल क्वालिटीज दैट आर inherited from parent to offspring। बच्चे में पेरेंट्स से जितने भी कैरेक्टर बच्चे को मिले हैं वो हेरिडिटी की वजह से होते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं क्या, हेरिडिटिकल कैरेक्टर या इनहेरिटेड कैरेक्टर। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, मेडिकल को आया हुआ ये क्वेश्चन, इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर और एक्वायर्ड कैरेक्टर पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलते हैं इनको जो हमें हेरिडिटी से मिले हुए हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ जाएंगे, चलो बताओ, ये तो आपको पता है, खुद को ही देख लो क्या क्या चीजें मिली हैं आपको अपने पेरेंट्स से, बताते चलो, और सभी एस्पेरेंट बताना, ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शो करो। बताइए इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन कौन से। यस, अपर्णा का आंसर आ चुका है सबसे पहले, आई कलर। और कुछ, हाइट, बिल्कुल ठीक, शबनम का आंसर। नीना ने भी हाइट आंसर किया है। और कौन से होते हैं, आई कलर, हाइट हो गया, बताओ। हेयर कलर, यस, हेयर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्या हो सकता है, क्या क्या मिला है आपको अपने पेरेंट्स से, स्किन कलर भी तो मिला है। इंटेलिजेंस आप कह रहे हो ना, हैबिट्स, इंटेलिजेंस, ये इनहेरिटेड में नहीं आती हैं। इंटेलिजेंस कुछ हद तक आ सकता है, लेकिन देखो बच्चा बाद में भी तो इंटेलिजेंट हो जाता है अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिले, माहौल अच्छा मिले, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत इनहेरिटेड भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम वो एग्जांपल नहीं लिखेंगे। हैबिट्स की आप बात कर रहे हो, हमें लगता है ऐसा कि देखो अपने मम्मी की तरह पूरी आदतें इसकी या अपने पापा की तरह, लेकिन हैबिट्स मेनली बाद में ही आती हैं देख के। जैसे हम देखते हैं ना अपने पेरेंट्स को कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं फिर वो वैसे ही काम करने लग जाते हैं सबकॉन्शियसली। तो हैबिट्स भी बाद में ही मिलती हैं हमें। स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, बॉडी हाइट हो गया, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। मोल वगैरह मिल जाते हैं कई बार हमें अपने पेरेंट्स की तरह, बर्थ मार्क भी कई बार हमें पेरेंट्स से मिल, कई बार, हर बार नहीं, मैं कह रही हूँ मोल्स भी हर बार नहीं, कुछ चीजें हैं जो इनहेरिट हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती है, पर मेन यही है, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, ठीक है, ये आप याद रखना। अब एक और कैरेक्टर होते हैं, उनको कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये था आपका PYQ, मेडिकल एग्जाम में आया हुआ था। एक्वायर्ड कैरेक्टर, 4 ऑप्शन आई हुई थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन सा होता है। अब ये आ जाएंगे वो कैरेक्टर जो आफ्टर बर्थ आपने अपनी एनवायरनमेंट से लिए हैं। चलो बताओ क्या क्या चीजें ली आपने अपने एनवायरनमेंट से, बताओ मुझे, बताइए बताइए, क्या क्या कैरेक्टर आपने अपनी एनवायरनमेंट से लिए, अपनी सराउंडिंग से लिए। इसमें आप हैबिट्स लिख सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं, पर वही ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है थोड़ी सी स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ ये हेरिडिटिकल भी हो सकती है, कुछ ये एक्वायर्ड भी हो सकती है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। लैंग्वेज, हैबिट्स, एक जो एग्जाम में आया था ना वो सनटैन था। सनटैन आप अपने पेरेंट्स से लेके तो नहीं आए हो, है ना, वो तो आपको बाद में ही मिलता है। या कोई भी मान लो कोई भी निशान आपकी बॉडी पे, कोई माइनर एक्सीडेंट आपके साथ हुआ है, उसका कोई निशान, वो भी आपने एक्वायर किया, बाय बर्थ तो नहीं था निशान, तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैंग्वेज, ऑब्वियसली लैंग्वेज भी हमने बाहर सीखी है, लेकिन कैरेक्टर में नहीं आएगा ये।
एक्वायर ही करते हैं, पर लैंग्वेज को भी हम यहाँ कैरेक्टर में नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। पर याद रखना एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, जो हमने बाद में आफ्टर बर्थ अपने एनवायरमेंट से लिए हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर वो हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट क्या होता है, हमारी सराउंडिंग। एनवायरमेंट क्या होता है, सराउंडिंग। सिंपल इतना याद रखो। जितनी भी चीजें हमारे आफ्टर बर्थ हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं, दैट इज अवर एनवायरमेंट। हमारा होम, हमारा स्कूल, हमारी सोसाइटी, हमें कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें फिर सराउंडिंग में आती है, एनवायरमेंट में आती हैं। और ये दोनों मिलकर ही किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। यही तो पढ़ा हमने प्रिंसिपल में अभी कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, ये दोनों मिलके काम करते हैं। और हाँ, एक और पॉइंट याद रखना, ये जो हेरिडिटी है ये लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए। सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। कैसे, सोचो जरा, कैसे लिमिट सेट कर देगी, आ रहा है कुछ दिमाग में? बॉडी हाइट बेस्ट एग्जांपल इसमें आ जाता है, बॉडी हाइट का, ठीक है। जितनी हाइट हमारी होनी होगी हमारे पेरेंट्स की, जो हमें जीन्स मिले हैं उसके थ्रू, ठीक है, जितनी हाइट उनकी थी मान लो उतनी ही बच्चे की होगी, उससे ज्यादा कैसे बढ़ेगा वो? हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके, पर नहीं बढ़ते हैं भाई, जितनी होती है ना उतनी ही रहती है। तो हेरिडिटी कहीं ना कहीं लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए। हर टाइप की डेवलपमेंट के लिए लिमिट सेट नहीं करेगी, या मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह नहीं करती। कुछ फीचर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें वो लिमिट सेट कर सकती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, यहाँ पे इसको भी पढ़ लो। हेरिडिटी, हेरिडिटी को, अच्छा हाँ एक और पॉइंट रह गया, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर जो है वो बोला गया है हेरिडिटी को, प्रकृति, और नर्चर बोला गया है एनवायरमेंट को। ये पूछा जाता है क्वेश्चन की नर्चर किसको बोला जाता है, नेचर किसको बोला जाता है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में। तो हेरिडिटी की अगर बात करें, प्रकृति, ट्राइट्स ट्रांसफर्ड जेनेटिकली फ्रॉम पेरेंट्स, और एनवायरमेंट में आ जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड बिहेवियर। नेचर की बात करें, हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, स्टैटिक होती है एट कंसेप्शन। क्यों बोला गया है इसको फिक्स्ड और स्टैटिक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते हो बाद में, जो कैरेक्टर मिल गए वो मिल गए। हाँ, आजकल पॉसिबल है, कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी साइंस में, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो हेरिडिटी से जो भी आपको कैरेक्टर मिले हैं वो फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक होते हैं। और एनवायरमेंट आपकी डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है। आज आप इस कंट्री में हैं, कल किसी और कंट्री में हो जाएंगे। आज आप जिस जगह पे हैं, कल किसी और जगह पे हो जाएंगे। तो आपकी सराउंडिंग चेंज होती रहेगी। आपकी फैसिलिटीज, हो सकता है आज आपके पास बहुत पैसे हैं, कल और ज्यादा पैसे हो जाए, है ना। तो आपकी फैसिलिटीज, सराउंडिंग, हर चीज चेंज होती रहती है। तो ये डायनेमिक एस्पेक्ट है एनवायरमेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, देखो, आई कलर, ब्लड ग्रुप, देखो ये भी हमारा पेरेंट से मिलता है हमें। रॉ मेंटल कैपेसिटी, तो कुछ हद तक जो मेंटल कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस, जिन्होंने आंसर किया था, मैंने पहले ही कहा था आपको, कुछ हद तक जेनेटिक होती है, कुछ हद तक हम अपनी सराउंडिंग से भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये भी यहाँ पे आ गया। एनवायरमेंट में देखो, हमारी स्कूलिंग, न्यूट्रिशन, पेरेंटिंग स्टाइल, कल्चर, ये सब हमें कहाँ से मिला है सीखने को, एनवायरमेंट से। लिमिट्स की बात करें तो हेरिडिटी अपर एंड लोअर लिमिट सेट कर देती है, और एनवायरमेंट डिटरमाइन हाउ क्लोज वन गेट्स टू दोज लिमिट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको यहां से। बताइए, चैप्टर खत्म है आपका अब, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी कवर हो गया, सारी चीजें पढ़ ली हमने इसमें। यहीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं आता है। करें तो एमसीक्यूज, रेडी हो सब? सभी जितने भी एस्पिरेंट लाइव हैं, आंसर जरूर करिएगा। आपको भी पता लगेगा ना फिर कि आपको कितने आंसर आते हैं, कितना और पढ़ने की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है या नहीं। आई थिंक साइकोलॉजी तो इजी लग रही होगी, कुछ टफ लग रहा है इसमें? साइकोलॉजी तो इजी लग रही होगी आपको, और क्लास में अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना तो सिर्फ बाद में एक बार पीडीएफ देखने की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट।
और मैं कहूँगी डेली का डेली पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अभी आपको शुरू में नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब 2 महीने बाद आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है पढ़ने को, रिवीजन में दिक्कत आती है, तो डेली का डेली पढ़ना आप। चलो एमसीक्यूज पे आ जाइए, अब आंसर करते चलना है आपने। इसी तरह के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज दिस? विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं आपके, काफी एस्पिरेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और सबका बी आया है, एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकाउडल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल ठीक, हेड टू टो अगर कहें तो सिफेलोकाउडल होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हर पर्सन में वेरी करती है डेवलपमेंट, ठीक है, किसी में स्लो हो सकती है, किसी में फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ग्रोथ इज अ डैश प्रोसेस वेयर एज डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, सोशल, फिजिकल। देखो हिंदी में भी है क्वेश्चन, मैं सिर्फ इंग्लिश में ही रीड कर रही हूँ, है ना, तो हिंदी में अगर किसी को पढ़ने हैं तो वो पढ़ सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव है क्योंकि उसको मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता है, दैट्स वाई इसको क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों में काउंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हु गेव दिस फॉर्मूला? स्किनर, पियाजे, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। देखो सारी चीजें पढ़ी है ना आपने, यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, वुडवर्थ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास के समीप दूरस्थ सिद्धांत का उदाहरण है? अब सोचना है आपने, सेंटर टू पेरिफेरी, इस तरीके से डेवलपमेंट कौन सी ऑप्शन में हो रही है? कंट्रोल ओवर हेड बिफोर लेग्स, सर को पहले संभालना टांगों से। सेकंड है कंट्रोल ओवर टॉर्सो स्पाइन बिफोर फिंगर, लर्निंग लैंग्वेज बिफोर राइटिंग, ग्रोथ स्टॉपिंग आफ्टर मैच्योरिटी। आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं आपके, ऑप्शन बी आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। टॉर्सो या स्पाइन, मतलब ये सेंटर वाला रीजन, ये पहले डेवलप करेगा, देन आपकी बाहर की तरफ को ग्रोथ होगी। आपकी बाजू ले लो, शोल्डर ले लो, हैंड ले लो, फिंगर ले लो, ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी चलता है। डेवलपमेंट मूव फ्रॉम डैश टू डैश रिस्पॉन्सेज, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, आउटर टू इनर। सभी एस्पिरेंट्स ने ऑप्शन बी किया है, बिल्कुल सही जवाब है। किसी एक का ए भी आया है, लेकिन मैंने कहा था इसमें कंफ्यूजन होता है, तो कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से सुन लो, जनरल टू स्पेसिफिक चलती है आपकी डेवलपमेंट। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, बस एग्जाम के टाइम आपको चीजें पता होनी चाहिए। अभी आप गलती कर सकते हो, पूरी छूट है आपको गलती करने की। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले आपकी ग्रॉस मोटर स्किल वो डेवलप होती है, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती हैं, फिर आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। एग्जाम्पल याद है ना सभी को कल के? ग्रॉस मोटर स्किल में आपकी बिग मसल्स का यूज होता है, उनकी डेवलपमेंट, जैसे रनिंग क्रॉलिंग के लिए आपकी जो मसल्स यूज होंगी। फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल्स का यूज होता है, फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल्स का यूज होता है, ठीक है, जैसे राइटिंग हो गया, ग्रेस्पिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट इज करेक्ट? Development is linear in nature. Development stops at adolescence. Development is a continuous process from womb to tomb. Development is same for all children at all time. बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। विकास गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, और एग्जाम में ध्यान रखना, बर्थ टू डेथ नहीं करना है अगर ऑप्शन में है, वुम टू टूम या फिर कंसेप्शन टू डेथ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। इन केस अगर इन दोनों में से आपको नहीं दिख रहा, वहां बर्थ टू डेथ लिखा है, फिर आप उसको कर सकते हो। अगर आपको दो ऑप्शंस जो इनको हमने प्रायोरिटी देनी है वो नहीं दिख रही है तो, अदरवाइज आपने वही करना है जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर, विच प्रिंसिपल डज इट इलस्ट्रेट? कौन सा प्रिंसिपल कहता है ऐसा? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न।
बिल्कुल सही, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। डायनेमिक, प्राइमरी, स्टैटिक, सेकेंडरी। बिल्कुल सही, स्टैटिक, स्थिर, फिक्स्ड भी कह सकते हो आप, अभी पढ़ा था हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न रेदर देन अ लीनियर पैटर्न। कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? वर्टिकल, स्पाइरल, सर्कुलर, यूनिडायरेक्शनल। वर्तुलाकार, बी ऑप्शन सभी का। बिल्कुल सही जवाब है आपका, स्पाइरल। नेक्स्ट, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग? फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल। बिल्कुल सही जवाब है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक क्षेत्र या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज द गैंग स्टेज? किसको कहते हैं गैंग स्टेज? टोली या समूह की अवस्था, किसको कहते हैं? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर या एडोलेसेंस? बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, लेटर चाइल्डहुड, 7 से 12 साल का बच्चा, है ना, क्योंकि उस टाइम उसके फ्रेंड सर्कल बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, हु मेड दिस फेमस स्टेटमेंट? ईएल थॉर्नडाइक, स्टैनली हॉल, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे। स्टैनली हॉल होगा आंसर, ठीक है, स्टैनली हॉल ने कहा है एडोलेसेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन मोटर स्किल्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस? एग्जाम्पल पूछा है सिंपल, रनिंग, जंपिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। फाइन होता है छोटी, है ना, छोटी मसल्स का यूज होना, राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड द स्टडी ऑफ only infancy stage, only physical growth, from conception to adolescence, from birth to old age. चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की बात हो रही है, तो ओल्ड एज में तो हम जाएंगे ही नहीं, है ना। यस, कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, जो स्टेजेस हमने पढ़ी हैं डेवलपमेंट की, वही कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। नेक्स्ट आ जाइए, सही आंसर है आप सबका ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन देखो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर independent of each other, interrelated and integrated, only influenced by environment, unpredictable. सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं, पर इनका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, प्रिंसिपल में मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? देखो आया ना क्वेश्चन, क्लास के स्टार्ट में ही कहा था मैंने, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बताओ कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइड बाय एनवायरमेंट, डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। डेवलपमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इररिवर्सिबल होती है डेवलपमेंट, आपकी इररिवर्सिबल होती है। और हाँ, डेवलपमेंट ग्रेजुअल चेंज है, बहुत आराम से धीरे धीरे होता है, सडन चेंज नहीं है आपकी डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होगा आज बच्चा पैदा हुआ कल को वो बातें ही लग गया आपसे करने ऐसा नहीं होता है ना, तो ग्रेजुअल चेंज होता है डेवलपमेंट, देखा है कभी ऐसा? या आज बच्चा पैदा हुआ कल को दौड़ने लग गया नहीं होगा ऐसा, है ना, तो ग्रेजुअल चेंज होती है डेवलपमेंट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ यंग चाइल्ड इज स्कूल, मीडिया, फैमिली, पीयर ग्रुप। अच्छा, ये नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, पर आई थिंक सबको पता है आंसर, बहुत अच्छी बात है। ये नेक्स्ट चैप्टर से आ गया है क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर हम करेंगे आई थिंक वो सोशलाइजेशन होगा। प्राइमरी एजेंट फैमिली होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग इन स्कूल ट्रैक्स विच एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड? जो ग्रोथ चार्ट स्कूल में लगे होते हैं वो क्या चीज ट्रैक कर रहे हैं? कॉग्निटिव स्किल, क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस, मॉरल वैल्यू, इमोशनल मैच्योरिटी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा, थोड़ा सा ये टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन आ गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। अब ग्रोथ की बात हो रही है तो क्वांटिटेटिव चेंज ही देखने हैं ना टीचर ने, कैलकुलेटिव जिनको मेजर कर सकते हैं ना, ग्रोथ में वही तो आता है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें बोला गया है स्कूलों में वृद्धि चार्ट की निगरानी बच्चे के किस पहलू को दर्शाती है?
तो उसमें हाइट, वेट यही सब चेक किया जाता है ग्रोथ चार्ट में। हमारे टाइम में भी होता था, हमारा भी हाइट वेट चेक होता था। बड़े खुश होते थे, अच्छा हम अभी इतनी हाइट हो गई हमारी स्कूल टाइम में, क्योंकि उस टाइम हाइट बढ़ती रहती है ना। आपके भी हुआ होगा, होता है, आप हुआ है आपके साथ भी, मतलब अपनी स्कूल लाइफ में किया होगा मॉनिटर आपको भी। हाँ जी, सबको करते हैं। चलो, अर्ली चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड अ क्रिटिकल पीरियड फॉर। अर्ली चाइल्डहुड क्रिटिकल पीरियड किस चीज का है ये? लैंग्वेज एक्विजिशन, करियर प्लानिंग, फिजिकल ग्रोथ स्टॉपेज, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। कल ही बताया था, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में होती है। 3 से 6 साल का बच्चा, अगर आपके भी घर में कोई बच्चा है ना 3 से 6 साल का, तो उसको जितना मतलब लैंग्वेज आप सिखा सकते हो बढ़िया बढ़िया, इंग्लिश, हिंदी और अपनी लोकल लैंग्वेज, और भी कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखानी है तो उसके साथ बात करो उस लैंग्वेज में, एकदम कैच कर लेता है। या टीवी पे कुछ ऐसा चलाओ ताकि वो लैंग्वेज उसकी पकड़ अच्छी हो। 3 से 6 साल का बच्चा बहुत इजीली पकड़ लेते हैं ये। खुद ही देखो, आप देखो आजकल के बच्चे, उनको अगर घर पे हैं तो वो अपनी होम मदर टंग में भी बात कर सकते हैं। स्कूल जाते हैं वो हिंदी भी सीख लेते हैं एकदम से। इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही अलाउड है, वो इंग्लिश भी बोलना सीख लेगा कुछ टाइम में। तो ये बहुत अच्छी एज होती है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू मूव फिंगर इंडिपेंडेंटली, use whole hand before coordinating finger and hand together, speak full sentence directly, write before holding a pencil। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? बिल्कुल ठीक, यूज होल हैंड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग फिंगर एंड हैंड टुगेदर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये थे 20 MCQs आपके फर्स्ट चैप्टर के। आई होप सबको चैप्टर क्लियर हो गया है अच्छे से। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो हमसे, व्हाट्सएप पे बस अपना डाउट छोड़ देना है आपने, ठीक है। बाकी अगर व्हाट्सएप में भी अगर नहीं डाउट छोड़ना है तो आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए फिर, कल भी आप, आज वेंसडे, आज हाँ वेंसडे है ना आज, तो आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास यहीं खत्म होती है। कल थर्सडे है, कल हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री की क्लास लगेगी इस टाइम आपकी कल। ठीक है, साइकोलॉजी हमने पहले ही टाइम टेबल वैसे डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट 3 डेज आपकी साइकोलॉजी रहेगी एंड लास्ट 3 डेज केमिस्ट्री। तो कल केमिस्ट्री की क्लास होगी अब आपकी, साइकोलॉजी मंडे को होगी अब नेक्स्ट वीक, ठीक है। और हाँ, अभी नेक्स्ट क्लास आपकी 8 बजे मैथमेटिक्स की है, तो बायोलॉजी वाले जो हैं बच्चे उनकी क्लास 9 बजे है, तो उनको 1 घंटे की ब्रेक है बायो वालों को। कल भी मैंने बताया था, पर अभी नए नए हो ना आप, तो मैं थोड़ा बता दे रही हूँ, बाद में तो आपको बताने की नीड नहीं पड़ेगी। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।